नमस्कार। आज हम नेपाल में जो सितंबर 2025 में हुआ वो जो सत्ता परिवर्तन था उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास कुछ लेख हैं, कुछ रिसर्च नोट्स हैं इस पर, और कोशिश ये रहेगी कि ये जो पूरी राजनीतिक उथल-पुथल हुई इसके पीछे की कहानी क्या है, असली कारण क्या थे और ये सब मतलब कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसे समझे। बिल्कुल। ये सिर्फ एक सरकार बदलने की बात नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे तो नेपाल की जो सबसे युवा पीढ़ी है, जेन जी जिसे कहते हैं, मतलब 18 से 25 साल के युवा, उनके नेतृत्व वाला एक आंदोलन बताया जा रहा है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम देखेंगे कि कैसे वो जो सालों की राजनीतिक अस्थिरता थी, भ्रष्टाचार के आरोप थे गहरे, और फिर अचानक से वो सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया। हाँ, वो बैन। उन सब ने मिलकर कैसे एक जन विद्रोह को जन्म दिया। नतीजा ये हुआ कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा और देश को अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री मिली। जी, पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की। हाँ, सुशीला कार्की, अंतरिम सरकार की मुखिया के तौर पर। तो आइए इस पूरी कहानी की परतें खोलते हैं, समझते हैं कि नेपाल इस मोड़ तक आखिर पहुंचा कैसे। बिल्कुल। और ये समझना देखिए बहुत जरूरी है कि ये कोई एक रात में हुई घटना नहीं थी। हाँ, सही बात है। इसके पीछे दशकों पुरानी समस्याएं थीं, गहरा असंतोष था जो जमा हो रहा था। उसे जाने बिना हम सितंबर 2025 के घटनाक्रम को शायद पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे। तो शुरुआत उन लंबी अवधि की जो दीर्घकालिक वजह थी उनसे करते हैं जिन्होंने इस बदलाव के लिए कह सकते हैं जमीन तैयार की। ठीक है। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह है नेपाल का राजनीतिक अस्थिरता का बहुत लंबा इतिहास। हाँ, ये तो है। 1990 में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी तो आ गई, बहुदलीय लोकतंत्र जिसे कहते हैं, लेकिन उसके बाद देश ने शायद ही कभी राजनीतिक स्थिरता देखी हो। हाँ, मुझे याद है वो 1996 से 2006 तक चला माओवादी गृह युद्ध, कितना विनाशकारी था वो। 17,000 से ज्यादा मौतें हुई थी शायद। जी हाँ, 17,000 से ज्यादा। उसने तो देश को बिल्कुल झकझोर कर रख दिया था। सामाजिक ताना बाना, राजनीतिक व्यवस्था, सब पर बहुत गहरा असर पड़ा। फिर 2008 में राजशाही खत्म हुई, नेपाल गणतंत्र बना, एक उम्मीद जगी कि शायद अब स्थिरता आएगी। हाँ, उम्मीद तो थी। लेकिन हुआ ये कि जो प्रमुख राजनीतिक दल थे, नेपाली कांग्रेस हो गई, यूएमएल यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूएमएल, और माओवादी सेंटर, ये सत्ता के लिए आपस में ही उलझते रहे। अच्छा। और ये खींचतान लगातार जारी रही। हालत ये हो गई थी कि 2008 के बाद से कोई भी प्रधानमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा ही नहीं कर पाया। कोई भी नहीं, 5 साल। कोई भी नहीं। अभी हाल के सालों में भी, जैसे 2021 से 2024 के बीच, हमने देखा कैसे केपी शर्मा ओली, शेर बहादुर देउबा और पुष्प कमल दहल प्रचंड के बीच गठबंधन बने, टूटे, फिर बने। हाँ, वो तो खबरें आती लेती थी। बिल्कुल। तो इसका नतीजा क्या हुआ? नीतियां सिर्फ कागजों पर बनी, जमीन पर कुछ उतर नहीं पाया, प्रशासन एक तरह से ठप पड़ गया था। और मेरे ख्याल से वो जो 2015 का संविधान था जिसने संघीय ढांचा बनाया, उसने भी शायद कुछ नई मुश्किलें खड़ी कर दी। हाँ, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। कागज पर तो नेपाल एक संघीय गणराज्य बन गया, 7 प्रांत भी बन गए, लेकिन जमीनी हकीकत थोड़ी अलग थी। जैसे प्रांतों के बीच संसाधनों का बंटवारा कैसे हो, ये एक बड़ा झगड़े का मुद्दा बन गया। अच्छा। फिर जातीय समूहों के मुद्दे थे, खासकर दक्षिणी मैदानी इलाकों के जो मधेसी हैं या दूसरे जनजातीय समूह हैं, उनके अधिकार, उनका प्रतिनिधित्व, इन सब पर गंभीर सवाल उठे, विवाद खड़े हुए। और केंद्र का दखल? हाँ, केंद्र सरकार पर अक्सर ये आरोप लगते रहे कि वो प्रांतों के मामलों में जरूरत से ज्यादा दखल दे रही है। इससे केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध थे वो तनावपूर्ण बने रहे। तो इसका असर आम लोगों पर, खासकर युवाओं पर क्या पड़ा? इसका एक सीधा असर ये हुआ कि जो विकास का लाभ था वो देश के दूर दराज के इलाकों तक, ग्रामीण इलाकों तक पहुंच ही नहीं पाया। युवाओं के सामने मौकों की, अवसरों की भारी कमी थी। तो नतीजा क्या हुआ? हजारों युवा या तो बेहतर जिंदगी की तलाश में काठमांडू जैसे बड़े शहरों की तरफ भागे, या फिर जो ज्यादा हुआ वो रोजगार के लिए देश छोड़ने पर मजबूर हो गए। कहाँ गए वो लोग? ज्यादातर भारत आए या फिर खाड़ी के देशों में गए। ये एक बहुत बड़ा माइग्रेशन था। और इसी निराशा के माहौल में वो भ्रष्टाचार वाली बात भी शायद ज्यादा बढ़ गई होगी। हमने वो #NipoKids ट्रेंड के बारे में सुना था, वो क्या था असल में और उसका क्या असर हुआ? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है इस पूरी कहानी में।
देखिए, एक तरफ तो आम युवा अफसरों की कमी से जूझ रहा था, परेशान था। जी। वहीं दूसरी तरफ जो पुरानी पीढ़ी के नेता थे, मतलब जो स्थापित राजनीतिक वर्ग था, उन पर सत्ता के दुरुपयोग के, भाई भतीजावाद के और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लग रहे थे। इसी माहौल में सोशल मीडिया पर यह हैशटैग नीपो किड्स ट्रेंड करने लगा। अच्छा, नेपो मतलब नेपोटिज्म से? हाँ, बिल्कुल। इसमें क्या हो रहा था कि नेताओं के जो बच्चे थे, रिश्तेदार थे, उनकी महंगी गाड़ियों की तस्वीरें, उनकी आलीशान जीवन शैली, विदेशों में उनकी महंगी पढ़ाई, ये सब तस्वीरें वायरल हो रही थीं। और ये तस्वीरें उस आम जनता की गरीबी और बेरोजगारी के बिल्कुल विपरीत थी, जो उस वक्त बहुत ज्यादा थी। युवाओं में बेरोजगारी दर शायद 25% के आसपास थी और 2024 में देश की जीडीपी ग्रोथ भी सिर्फ 4% के करीब थी। बहुत कम। हाँ, ऊपर से वो सहकारी फंड घोटाले जैसे मामले सामने आए, जिनमें बड़े बड़े नेताओं के नाम उछले। इसने जनता का जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा था, उसे भी तोड़ दिया। तो मतलब सोशल मीडिया ने ये खाई दिखा दी। बिल्कुल। सोशल मीडिया ने सिर्फ कथित भ्रष्टाचार उजागर नहीं किया, बल्कि उसने ये भी दिखाया कि कैसे पुरानी पीढ़ी के नेता और उनके परिवार कथित तौर पर ऐशो आराम में जी रहे हैं, जबकि देश का भविष्य यानी युवा वो निराशा में डूबा हुआ है। ये जो कंट्रास्ट था, ये बहुत तीखा था। यानी एक तरफ राजनीतिक अस्थिरता, विकास नहीं, भ्रष्टाचार का बोलबाला, और दूसरी तरफ एक ऐसी युवा पीढ़ी जो सोशल मीडिया से दुनिया तो देख रही थी, लेकिन अपने देश की हालत से बेहद निराश थी। बिल्कुल सही। सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत बढ़ गई थी। वो जो माओवादी विद्रोह के बाद शांति प्रक्रिया शुरू हुई थी, वो भी कभी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। ये नई पीढ़ी जेन जेड जो सूचना क्रांति के बीच बड़ी हुई, वो ग्लोबल ट्रेंड से वाकिफ थी। लेकिन अपने ही देश में शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार के मौके, इन सब की कमी देखकर वो हताश थी, निराश थी। और वो जो मार्च 2025 में राजशाही समर्थक प्रदर्शन हुए थे, वो भी इसी असंतोष का हिस्सा थे। हाँ, उन्हें भी इसी व्यापक असंतोष के एक लक्षण के तौर पर देखा जा सकता है। मतलब लोग मौजूदा व्यवस्था से इतने निराश हो चुके थे कि कुछ लोग तो पुराने दौर को, राजशाही को वापस लाने तक की बात करने लगे थे। ये दिखाता है कि निराशा कितनी गहरी थी। और इसमें एक और कोण है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, बाहरी ताकतों का प्रभाव, भारत और चीन। हाँ, नेपाल की जो भौगोलिक स्थिति है वो ऐसी है कि वो हमेशा भारत और चीन, इन दो बड़ी शक्तियों के बीच फंसा रहता है, संतुलन बनाने की कोशिश करता रहता है। जी। ओली सरकार की जो नीतियां थीं, वो कई लोगों को चीन की तरफ ज्यादा झुकी हुई लगी। जैसे चीन का वो बड़ा प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। हाँ, BRI। जी, BRI। उसमें नेपाल की भागीदारी को लेकर काफी चर्चा हुई। अब जाहिर है, इससे नेपाल के अंदर भी और बाहर भी जो भारत समर्थक माने जाने वाले गुट थे, उनमें चिंता थी, थोड़ी नाराजगी भी थी। तो ये सब वो सुलगती चिंगारियां थीं, मतलब बारूद जमा हो रहा था सालों से। राजनीतिक नाकामी, भ्रष्टाचार, आर्थिक संकट, युवाओं की अनदेखी, बाहरी दबाव भी। बिल्कुल। लेकिन फिर वो क्या हुआ कि सितंबर 2025 में अचानक जैसे धमाका हो गया। यहाँ अब तात्कालिक कारणों की बात आती है और लगता है वो सोशल मीडिया बैन सबसे अहम था इसमें। हाँ, बिल्कुल। अगर कोई एक तात्कालिक कारण चुनना हो जिसने आग लगाई, तो वो 1-2 सितंबर 2025 को सरकार का वो सोशल मीडिया बैन का फैसला ही था। अचानक से? हाँ, सरकार ने अचानक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, जो अब एक्स हो गया है, यूट्यूब समेत करीब 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगा दी। 26 प्लेटफॉर्म्स? हाँ। ये तो मतलब लगभग पूरा इंटरनेट ही बंद करने जैसा हो गया। सरकार ने कारण क्या बताया इसका? सरकारी तर्क ये दिया गया कि ये कदम फर्जी खबरों को रोकने के लिए, नफरत फैलाने वाले भाषणों को रोकने के लिए और जो ऑनलाइन धोखाधड़ी बढ़ रही थी उसे रोकने के लिए जरूरी है। लेकिन लोगों ने, खासकर युवाओं ने, इसे माना नहीं। नहीं, शायद ही किसी ने माना। युवाओं को खास तौर पर लगा कि ये उनकी आवाज दबाने की सीधी कोशिश है। क्यों? उन्हें ऐसा क्यों लगा? उन्हें लगा कि सरकार खासकर उस हैशटैग नीपो किड्स कैंपेन को निशाना बना रही है, जो उस वक्त जोरों पर था और जिसने कई बड़े नेताओं और उनके परिवारों को, जैसा हमने कहा, असहज कर दिया था। नेपाल में उस समय 1 करोड़ से ज्यादा लोग, मतलब आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, और उसमें भी खासकर युवा, इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते थे। अच्छा, 1 करोड़ से ज्यादा? जी। उनके लिए ये सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं था, ये जानकारी पाने का, बहस करने का, संगठित होने का, अपनी राय रखने का एक बहुत अहम मंच बन चुका था। सही बात है।
तो इस बैन ने उन्हें ये महसूस कराया कि सरकार उनकी बात सुनना तो दूर, उनका मुंह ही बंद कर देना चाहती है। और ये बैन तब आया जब भ्रष्टाचार के दूसरे आरोप भी सरकार पर लगी रहे थे। हाँ बिल्कुल, जैसा हमने पहले बात की, #NipoKids ट्रेंड तो चल ही रहा था, लेकिन उसके साथ ही ओली सरकार पर वो सहकारी फंड घोटाले में शामिल लोगों को बचाने के आरोप थे। यहाँ तक कि पुलिस महानिरीक्षक यानी IGP की नियुक्ति में भी राजनीतिक दखलंदाजी और धांधली के गंभीर आरोप लग रहे थे। अच्छा। तो युवाओं के लिए, खासकर कॉलेज के छात्रों के लिए, ये सब देखना और बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। उन्हें लग रहा था कि पूरी व्यवस्था ही मतलब सड़ चुकी है। और आर्थिक मोर्चे पर भी तो हालात बहुत खराब थे, शायद बेहद खराब थे। 2025 में महंगाई आसमान छू रही थी, बेरोजगारी अपने चरम पर थी। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही थीं कि युवाओं में बेरोजगारी दर 30% से भी ज्यादा हो गई थी। 30%? जी। और ऊपर से उसी साल बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी थीं, और सरकारी मदद वो नाकाफी थी। कोविड-19 महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने की सरकार की जो भी कोशिशें थीं, वो सब नाकाम लग रही थीं। लोगों में जबरदस्त गुस्सा था, निराशा थी। क्या इसमें पड़ोसी देशों की घटनाओं का भी कोई असर रहा होगा, जैसे श्रीलंका में हुआ 2022 में, या बांग्लादेश में 2024 में छात्र आंदोलन हुए थे? ये एक दिलचस्प सवाल है। देखिए, सीधे तौर पर कहना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, ये संभव है कि पड़ोसी देशों में जो हाल में आंदोलन हुए थे, उन्होंने नेपाल के युवाओं को एक तरह की प्रेरणा दी हो। कैसे? सिस्टम के खिलाफ विशाल और सफल छात्र आंदोलन हुआ। हाँ, वो तो बहुत बड़ा था। बिल्कुल। उसने ये जरूर दिखाया था कि अगर युवा एकजुट हो जाएं, संगठित हो जाएं, तो वो शक्तिशाली सरकारों को भी चुनौती दे सकते हैं, यहाँ तक कि उन्हें झुका भी सकते हैं। तो शायद नेपाल के युवाओं ने भी सोचा हो कि अगर वो संगठित हों तो वो भी बदलाव ला सकते हैं। तो मतलब माहौल पूरी तरह से तैयार था, बारूद बिछा हुआ था, बस चिंगारी का इंतजार था। हाँ बिल्कुल। तो अब देखते हैं कि ये घटनाएं असल में घटी कैसे, क्योंकि ये सब कुछ हुआ बहुत तेजी से। मैं 7 से 10 दिनों के अंदर ही सत्ता पलट गई। हाँ, घटनाक्रम वाकई बहुत तेजी से बदला। शुरुआत हुई 1 से 8 सितंबर के बीच। जैसे ही सोशल मीडिया बैन का ऐलान हुआ, उसके फौरन बाद काठमांडू, पोखरा, विराटनगर जैसे जो बड़े शहर हैं, वहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू हो गए। कौन लोग थे इनमें ज्यादातर? इनमें मुख्य रूप से जेन ज़ी के छात्र और युवा ही शामिल थे। उनके हाथों में तख्तियां थीं जिन पर #FreeNepal, #EndCorruption जैसे हैशटैग लिखे थे। हजारों की संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए और संसद भवन की ओर मार्च करने लगे। उनकी मांग क्या थी शुरू में? उनकी पहली और सीधी मांग थी, सोशल मीडिया से बैन हटाओ, बस। सरकार ने क्या किया? क्या उन्होंने बातचीत की कोशिश की युवाओं से? नहीं, बातचीत के बजाय प्रधानमंत्री ओली ने इन प्रदर्शनों को विदेशी ताकतों की साजिश करार दे दिया। और इस बयान ने जैसे आग में घी डालने का काम किया। युवाओं का गुस्सा और भड़क गया। उन्हें लगा कि उनकी जायज मांगों को सुनने के बजाय उन पर देशद्रोही होने का इल्जाम लगाया जा रहा है। और फिर आया 9 सितंबर का दिन, जब हिंसा भड़क उठी। वो दिन शायद टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। 9 सितंबर को हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए। प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और उन्होंने काठमांडू में संसद भवन परिसर पर हमला करने की कोशिश की। सुरक्षा बलों के साथ उनकी हिंसक झड़पें हुईं। पुलिस ने पहले तो लाठीचार्ज किया, आंसू गैस छोड़ी, लेकिन जब भीड़ पीछे नहीं हटी तो फिर गोलीबारी की खबरें आने लगी। गोलीबारी? हाँ, शुरुआती रिपोर्टों में कहा गया कि कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई है गोलीबारी में, और बड़ी संख्या में लोग रबर बुलेट से या दूसरी तरह से घायल हुए हैं। 19 मौतें? इसके बाद तो स्थिति और बिगड़ गई होगी, जाहिर है। हाँ, जैसे ही पुलिस फायरिंग की खबर फैली, ऐसा लगा जैसे हिंसा की लपटें पूरे देश में फैल गईं। उसी दिन यानी मंगलवार को काठमांडू में गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने नेपाली कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में आग लगा दी। अच्छा। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के निजी आवास को भी निशाना बनाया गया, उसमें आग लगा दी गई। और यहाँ तक कि देश का एक बड़ा मीडिया हाउस है, कांतिपुर पब्लिकेशंस, उसके दफ्तर में भी आगजनी की गई। बाप रे। देखते ही देखते कई शहरों में दंगे और तोड़फोड़ शुरू हो गई। बाद में जो खबरें आईं, उनमें बताया गया कि हिंसा में मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 22 हो गई है।
स्थिति इतनी विस्फोटक हो गई थी कि सरकार को कई शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ा और आखिरकार व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना को बुलाना पड़ा। और इसी उथल-पुथल के बीच प्रधानमंत्री ओली का इस्तीफा आ गया। हाँ, ओली का इस्तीफा 9 से 10 सितंबर इसी चौतरफा दबाव का नतीजा था। चारों तरफ हिंसा हो रही थी, अपनी ही पार्टी के अंदर से भी आवाजें उठ रही थीं और फिर सेना ने भी दखल दे दिया था। तो ओली के पास शायद कोई और रास्ता बचा नहीं था। 9 सितंबर की देर रात या फिर 10 सितंबर की सुबह उन्होंने राष्ट्रपति रामचंद्र पौटेल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। क्या कहा इस्तीफे में? इस्तीफे के पत्र में उन्होंने लिखा कि वो देश को मौजूदा संकट से निकालने और एक रास्ता बनाने के लिए पद छोड़ रहे हैं। एक दिलचस्प बात यह भी हुई कि इस्तीफे के फौरन बाद सोशल मीडिया पर लगा बैन हटा लिया गया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। हाँ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आंदोलन अब सिर्फ बैन हटाने की मांग तक सीमित नहीं रहा था, वो ओली सरकार के इस्तीफे और पूरी व्यवस्था में बदलाव की मांग बन चुका था। और सेना ने नियंत्रण ले लिया था। जी, इसी बीच काठमांडू की सुरक्षा का जिम्मा पूरी तरह नेपाली सेना ने संभाल लिया था। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी सेना ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। ओली के कई प्रमुख मंत्री जैसे गृह मंत्री रमेश लेखक वो भी पहले ही इस्तीफा दे चुके थे। तो ओली के इस्तीफे के बाद क्या हुआ? वो अंतरिम सरकार कैसे बनी? ये भी बड़ा नाटकी रहा होगा। हाँ, इसके बाद अंतरिम सरकार के गठन 10-12 सितंबर की जो प्रक्रिया हुई वो अपने आप में अभूतपूर्व थी। पर्दे के पीछे सेना प्रमुख ने जो जेनजी के उभरते हुए नेता थे और जो सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि थे उनसे बातचीत की। अच्छा। राष्ट्रपति पौडेल ने मौजूदा राजनीतिक गतिरोध को देखते हुए संसद को भंग ही रखा या भंग कर दिया, इस पर थोड़ी अस्पष्टता है खबरों में। और फिर 12 सितंबर को एक बिल्कुल चौंकाने वाले घटनाक्रम में सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। सुशीला कार्की, नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश। ये तो वाकई में बहुत अप्रत्याशित था। हाँ, 73 वर्षीय सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी थी। उनकी छवि एक बेहद ईमानदार और भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत सख्त रुख रखने वाली न्यायविद की थी। और वो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री भी बन गई। जी हाँ, ये नेपाल के इतिहास में पहली बार हुआ कि कोई महिला प्रधानमंत्री बनी। खबरें यहीं आईं कि उनकी नियुक्ति सेना और आंदोलन कर रहे युवा नेताओं के बीच एक तरह के समझौते के तहत हुई है, ताकि देश को संभाला जा सके और निष्पक्ष चुनाव कराए जा सके। हालांकि कुछ कानूनी जानकारों ने इस पूरे प्रक्रिया पर, खासकर संसद की भूमिका के बिना हुई इस नियुक्ति पर, इसकी संवैधानिकता पर सवाल भी उठाए। और उनके शपथ ग्रहण समारोह में कौन लोग थे? उनकी शपथ ग्रहण समारोह की जो तस्वीरें आईं वो भी काफी कुछ कह रही थीं। भारत, चीन, अमेरिका जैसे देशों के राजदूत तो वहां मौजूद थे, लेकिन नेपाल के जो प्रमुख राजनीतिक दल थे उनके बड़े नेता लगभग नदारद थे। अच्छा। ये एक साफ संकेत था कि सत्ता का केंद्र जो है वो पारंपरिक राजनीति से हटकर कहीं और शिफ्ट हो गया था, कम से कम अस्थायी तौर पर ही सही। तो सत्ता परिवर्तन तो हो गया, लेकिन इस पूरी उथल पुथल के परिणाम क्या निकले और उसके बाद स्थिति क्या बनी? क्या शांति लौट आई एकदम से? देखिए, तत्काल शांति तो नहीं लौटी, लेकिन हाँ, ओली के इस्तीफे और कार्की की नियुक्ति के बाद जो बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही थी वो थम गई। 13 सितंबर के बाद नई अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने देश को संबोधित किया और उन्होंने वादा किया कि 6 महीने के अंदर नए सिरे से संसदीय चुनाव कराए जाएंगे। और उन जीजेड प्रदर्शनकारियों का क्या हुआ जिन्होंने ये सब शुरू किया था? वो जो जेन-जी प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को खड़ा किया था, उन्होंने खुद को नई विपक्ष के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। अच्छा, नई विपक्ष। जी, हालांकि उन्होंने 9 सितंबर और उसके बाद जो हिंसा हुई थी, आगजनी हुई थी, उन घटनाओं से खुद को स्पष्ट रूप से अलग किया और शांतिपूर्ण तरीकों पर जोर दिया। लेकिन देश के कई हिस्सों में कर्फ्यू तब भी जारी रहा और सुरक्षा की कमान सेना के हाथों में बनी रही। ये दिखाता है कि स्थिति अभी भी काफी नाजुक थी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रतिक्रिया रही? पड़ोसी देश भारत ने संयम बरतने और शांति बहाली की अपील की। वहीं दक्षिण एशिया के मामलों पर नजर रखने वाले कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने चिंता जाहिर की। उन्हें डर था कि नेपाल की ये अस्थिरता कहीं पूरे क्षेत्र को प्रभावित न कर दे, खासकर भारत और चीन के बीच नेपाल की जो संवेदनशील स्थिति है उसे देखते हुए। देखिए, ये पूरी घटना एक दोधारी तलवार की तरह है। कैसे? एक तरफ ये सोशल मीडिया और युवा शक्ति की जबरदस्त ताकत दिखाती है
कैसे डिजिटल मंचों का इस्तेमाल करके एक पूरी पीढ़ी संगठित हो सकती है और दशकों से जमी हुई सत्ता को हिला सकती है। हाँ, ये तो है। लेकिन दूसरी तरफ इस बदलाव की प्रक्रिया में जो हिंसा हुई, अगर अलग अलग रिपोर्टों को मिलाएं तो कुल मिलाकर 30 से ज्यादा लोगों की जानें गईं। 30 से ज्यादा? जी, ये इस क्रांति के चरित्र पर और इसके भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े करती है। ये बदलाव की एक बहुत भारी और दुखद कीमत थी। और अब इस नई अंतरिम सरकार के सामने चुनौतियां भी तो कम नहीं होंगी। बिल्कुल नहीं। अंतरिम सरकार के सामने तो चुनौतियों का पहाड़ है। सबसे पहली और बड़ी चुनौती तो वही है भ्रष्टाचार पर लगाम कसना, जिसके खिलाफ ये सारा गुस्सा भड़का था। दूसरी चुनौती है देश के युवाओं का विश्वास जीतना और उसे बनाए रखना, जिन्होंने इस बदलाव को मुमकिन बनाया और जिनकी उम्मीदें अब इस नई सरकार से जुड़ी हैं। सही बात। तीसरी, एक तय समय सीमा के अंदर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना। ये अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी है, खासकर तब जब पारंपरिक राजनीतिक दल खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हों। और वो भारत चीन वाला संतुलन। हाँ, वो चौथी लेकिन शायद सबसे मुश्किल चुनौती है। नेपाल को अपने दोनों विशाल पड़ोसियों भारत और चीन के साथ संबंधों में एक बहुत नाजुक संतुलन साधना होगा, बिना किसी एक के पाले में जाते हुए। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटे तो नेपाल का जो सितंबर 2025 का सत्ता परिवर्तन था, वो महज एक सरकार का गिरना नहीं था। नहीं, ये दशकों की राजनीतिक अस्थिरता, नाकामी, गहरे भ्रष्टाचार, आर्थिक बदहाली और शायद सबसे बढ़कर युवा पीढ़ी की अनदेखी और उनकी जो आकांक्षाएं थीं, उनका एक विस्फोटक नतीजा था। बिल्कुल। और सोशल मीडिया पर लगी पाबंदी ने उस चिंगारी का काम किया जिसने इस विस्फोट को अंजाम दिया। जेन-ज़ी ने इस बदलाव का नेतृत्व किया। ये बदलाव बहुत तेज था, अप्रत्याशित था, दुर्भाग्यवश हिंसक भी रहा। हाँ, ये दुखद पहलू है। और अंत में एक अभूतपूर्व अंतरिम सरकार बनी जिसका नेतृत्व पहली बार एक महिला कर रही हैं। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया है। ये घटना कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है। ये निश्चित रूप से नेपाल में एक पीढ़ीगत बदलाव, जिसे जेनरेशनल शिफ्ट कहते हैं, उसका स्पष्ट संकेत है। ये डिजिटल युग में नागरिकों के संगठित होने और सत्ता को जवाबदेह ठहराने की शक्ति का भी प्रमाण है। लेकिन इसके साथ ही ये नेपाल के लोकतंत्र की नाजुकता, उसकी जो गहरी संरचनात्मक समस्याएं हैं और भविष्य की अनिश्चितताओं को भी उजागर करती है। हाँ। 30 से ज्यादा लोगों की जान जाना हमें बार बार याद दिलाता है कि बदलाव की राह कितनी खतरनाक हो सकती है। अंतरिम सरकार के सामने अब सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही है, क्या वो देश को सिर्फ चुनाव कराने तक ही ले जाएगी या उन गहरी बीमारियों का इलाज शुरू कर पाएगी जिनकी वजह से संकट पैदा हुआ? क्या वो स्थिरता की कोई नींव रख पाएगी? और यहीं पर एक सवाल शायद भविष्य के लिए छूट जाता है। क्या नेपाल की राजनीति में आया ये युवा ज्वार, ये जो जेन-ज़ी का उभार है, क्या ये वाकई देश की राजनीतिक संस्कृति को स्थायी रूप से बदल पाएगा? ये बड़ा सवाल है। क्या ये भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और सत्ता पर कुछ खास गुटों के कब्जे का जो पुराना ढर्रा चला आ रहा था, उसे तोड़ पाएगा? या फिर कुछ समय बाद सब कुछ पहले जैसा ही हो जाएगा? ये वो सवाल हैं जिसका जवाब शायद सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है और जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बिल्कुल, इस पर नजर रखनी होगी।